3, 2, 1 स्टार्ट। किस्मत के भरोसे रहने वाले लोगों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले लोग अपने पीछे छोड़ जाते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारत का संविधान भाग 2 नागरिकता, जो कि हम पढ़ रहे हैं। 5 और 6 अनुच्छेद को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं, जिसमें आपके लिए और भी संविधान से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है। आज हम शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद 7 व 8 को। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों हमारे विदेशी भाई बहन जो विदेशी भारतीय हैं या भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं, उनके नागरिकता अधिकारों के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अनुच्छेद 7 के साथ। ठीक है, तो भारत से पाकिस्तान को प्रस्थान करने वाले नागरिकों के अधिकार। मैंने हर एक अनुच्छेद के साथ एक नीचे नॉर्मल लाइन लिखी है, हर वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, ताकि उस अनुच्छेद के बारे में वो एक लाइन अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको लगभग पूरा अनुच्छेद याद रह जाएगा कि इस अनुच्छेद में बेसिकली लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 और 6 की शर्तों को पूरा करते हैं। अनुच्छेद 5 की जो शर्तें हैं वो भारत का नागरिक होने की शर्तें हैं बेसिकली, कि संविधान लागू होने पर जो किसी नागरिक भारत का नागरिक बनने के लिए आपको जो शर्तें पूरी करनी थी, वो जिसमें मूल यह है कि आपका जन्म भारत के किसी भूभाग में या अखंड भारत के भूभाग में होना चाहिए। आपका कोई भी मतलब पैतृक या मातृक व्यक्ति, यानी कि दादा दादी, नाना नानी या माता पिता या कोई व्यक्ति आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए। उस बेसिस पे आपको भारत की नागरिकता मिलती है। ठीक है, अनुच्छेद 6 को पढ़ा तो 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए थे, जैसे बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उन लोगों की नागरिकता के बारे में जो बंद किए गए वो अनुच्छेद 6 में हमने समझा। आज हम अनुच्छेद 7 में समझ रहे हैं। तो अनुच्छेद 5 और 6 की शर्तों को जो पूरा करते हैं, परंतु यानी कि यहाँ पे कोई शर्त है, तो शर्त यह है कि वो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से यदि पाकिस्तान चला गया है या मतलब वो रेगुलरिटी पे यहाँ नहीं है, स्थानांतरित हो गया है, वो वहाँ पे पाकिस्तान चले गए हैं कुछ लोग, तो उन लोगों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि वो भारत वापस आना चाहता है कुछ समय बाद, जैसे कि हमने उसमें संविधान लागू होने के बाद में कुछ बंद किए गए, तो अगर वो भारत में वापस पुनर्वास के लिए लौटना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमारी पंजीकरण वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको आवेदन लगाना है और 6 माह तक भारत में निवासरत रहना है, जिसके बाद पे सरकार ये डिसाइड करेगी कि आप यहाँ के नागरिक बन सकते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 8 को हम समझते हैं, विदेशी भारतीयों की नागरिकता के अधिकार। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम डिटेल के साथ समझेंगे कि विदेशी भारतीयों की नागरिकता के अधिकार क्या होते हैं और बेसिकली उनको हमने क्या क्या अधिकार दिए हैं। क्या अधिकार होते हैं जो एक नॉर्मल भारतीय के पास तो होते हैं, परंतु विदेशी भारतीय के पास नहीं होते। कार्ड धारक, OCI या NRI जो आप अधिकतर मूवीज़ वगैरह में सुनते हैं, इनके पास एक नॉर्मल भारतीय के अलावा कौन से ऐसे जो अधिकार है जो इनको नहीं मिलते। तो आइए दोस्तों डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। OCI या POI, ये अब यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। OCI और POI भारत सरकार ने 2015 में एक ही कर दिया। ठीक है, तो आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे कैसे किया, क्यों किया। तो OCI और POI कार्ड धारक व्यक्ति पहले होता कौन है, तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं किंतु भारत के बाहर रहते हैं। अन्य देशों की नागरिकता है इनके पास, जैसे अमेरिका दोहरी नागरिकता मान्य रखता है, तो ऐसे अगर अन्य देश की इनके पास नागरिकता है, वहीं रहते हैं, वहीं निवास करते हैं, किंतु भारत से ये संबंधित है। किससे? 1947 के बाद के भारत से किसी भाग से ये संबंधित है, तथा ये बांग्लादेश या पाकिस्तान में निवासरत नहीं है, क्योंकि अगर इन देशों में ये जाते हैं तो इनकी नागरिकता हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब NRI क्या होता है? NRI भी आपने कई बार सुना होगा। तो NRI कौन होता है? अप्रवासी भारतीय, इनको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास पासपोर्ट है, ये वीज़ा के थ्रू अदर किसी कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पे जॉब वगैरह वर्क करते हैं या अदर कोई भी वर्क करते हैं, तो ये NRI कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे डिटेल में हम इसको समझते हैं। अच्छा, अगर OCI कार्ड धारक बनना है आपको,
तो आपके लिए क्या अर्हता आपके पास होनी चाहिए, यानी कि योग्यता आपको क्या क्या होनी चाहिए। तो सन 2015 में, पहले हम इसको समझते हैं कि सन 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया, यानी कि नागरिकता में संशोधन किया गया, अधिनियम पारित किया गया। 19 जनवरी 2015 से सभी पीओआई कार्ड धारक को ओसीआई कार्ड धारक में मान लिया गया, यानी कि इस तारीख से 19 जनवरी 2015 से जितने भी पीओआई कार्ड धारक थे उनको ओसीआई कार्ड, ओवरसीज इंडियन सिटीजन का कार्ड इनको मान लिया गया। ठीक है। अच्छा, उसके मतलब ऐसा करने से उनको कुछ फ़ायदे मिले, उनकी अधिकार में कुछ बढ़ोतरी हुई। जो पीओआई कार्ड धारक है उनके पास कुछ कम अधिकार हुआ करते थे, जो ओसीआई कार्ड धारक के पास ज़्यादा थे। तो दोनों को मर्ज करके एक ही कर दिया गया ताकि उन लोगों को बेहतर कुछ मिल सके। ठीक है। अब कौन बन सकता है भैया ओसीआई कार्ड धारक? हर कोई तो नहीं बन सकता, हर कोई ऐसे तो कोई भी अप्लाई कर देगा कि साहब मेरे को बना दीजिए भारत का नागरिक। तो कौन बनेगा, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए उसको देखते हैं। तो वो व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 के बाद के भारत से के किसी भाग से, यानी कि आज़ादी के बाद के भारत जो था उसके किसी भी भाग से संबंधित है, परंतु किसी अदर कंट्री में, मतलब अन्य देश का वो नागरिक है, उसके पास अन्य देश की नागरिकता है, वो ले सकता है ओसीआई कार्ड। ठीक है। कोई व्यक्ति जो अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने या उसके बाद भारत का नागरिक था, अब जैसे आफ्टर वो था पर वो बाहर चला गया, उसने वहीं की नागरिकता ले ली, ऐसा होता है ना, अदर कंट्री में जाके वहाँ शादी वगैरह करके सेटल हो जाता है बंदा, तो उसको वहाँ की नागरिकता दे देते हैं। तो वो भी अप्लाई कर सकता है कि सर मैं इंडिया आना चाहता हूँ, मेरे को इंडिया की नागरिकता भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, धारा ए में, यानी कि जो वह व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 के बाद के भारत से किसी भाग से संबंध रखता है, उसके नाबालिग पुत्र या पुत्री या पौत्र पौत्री, यानी कि दादा दादी या नाना नानी वाला जो रिलेशन होता है उनको पौत्र पौत्री बोलते हैं। ठीक है। तो उस टाइप पे जो नाबालिग 18 से कम के जो बच्चे हैं उनके पास भी ये योग्यता है कि वो 18 वर्ष होने के बाद पीओआई कार्ड ले सकते हैं या ओसीआई कार्ड, जिसको अब हम नया उसका संशोधन नाम कर दिया गया है, वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर ये कार्ड वो लेते हैं, बेसिकली तो यही है ना कि कार्ड लेने से फ़ायदा क्या है, तभी तो कोई कार्ड को लेगा। तो कार्ड धारक को प्राप्त होने वाले लाभ, आप ये समझिए कि कार्ड धारक को लाभ क्या मिलेंगे, कार्ड लेने से फ़ायदा क्या है किसी अदर कंट्री के पर्सन को। ठीक है। तो कार्ड धारक आजीवन बिना वीज़ा के भारत आ सकता है, उसको कोई भी वीज़ा की फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, उसको वहाँ एम्बेसी में जाके चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आ सकता है। उसके पास कार्ड रहेगा कि सर मैं आपके यहाँ का सिटीज़न हूँ, हम उसको नेशनलिटी तो दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सभी राष्ट्रीय उद्यान, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थलों में प्रवेश शुल्क सामान्य भारतीयों जैसे हो गए। कैसे? आज भी अगर जैसे हम किसी म्यूजियम वगैरह में जाते हैं देखने के लिए, या आप कभी इधर राजस्थान में किलो वगैरह को देखने के लिए अगर आप जाते हैं ऐतिहासिक स्थल, तो वहाँ पे जहाँ आपके अगर फीस 20 रुपये या 30 रुपये होगी, वहाँ पे उनकी 400 या 500 रुपये की फ़ीस हुआ करती है। किनकी? विदेशी नागरिकों की। ओसीआई कार्ड धारक की नहीं, विदेशी नागरिकों की। तो उस बेसिस में यहाँ पे अगर हम देखें तो उनको फ़ायदा मिलेगा, वो नॉर्मल जो भारतीय है उनके बेसिस पे करके आप भारत को घूम सकते हैं। ठीक है। भारत में आके वो डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि प्राइवेट वर्क, जितनी भी प्राइवेट वर्किंग है वो कर सकते हैं। किस बेसिस पे? उनके लिए भी एक अलग कानून बनाया गया है कि भैया ये कानूनों का उसको पालन करना पड़ेगा। ये सारे प्रोफेशन है, इनमें यहाँ वो बिना रोक टोक के आके काम कर सकता है। ठीक है। वो कानून का पालन उसको करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, वो अधिकार जो एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को नहीं होंगे। अच्छा, जब इतने का उसको अधिकार हम दे रहे हैं तो कुछ नहीं भी देंगे, या भाई है तो वो विदेशी नागरिक ना, उसको हम पूरा भारतीय तो घोषित नहीं कर सकते। कुछ उसको प्रॉफिट है तो कुछ उसको लॉसेस भी होंगे एज मतलब इंडियन सिटीजन, नहीं तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, फिर डिफरेंस क्या रहेगा। ठीक है। तो उसको जो गवर्नमेंट जॉब से, उसमें एक तो अवसर कुछ भी नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में कोई उसको अवसर नहीं है।
वो सरकार के कोई भी पद यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। ठीक है, वो एक मतदाता भी नहीं बन सकता, यानी कि वो वोट नहीं दे सकता। वो इनडायरेक्टली इंडियन सिटीजन है बट डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य नहीं होगा। अगर वो भाई सबसे पहले तो अगर राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा का किसी को सदस्य बनना है तो पहली उसकी एक योग्यता बोली जाती है कि वो एक मतदाता होना चाहिए। ठीक है, वो वोटर होना चाहिए। अब अगर वो वोटर ही नहीं है तो बाकी तो किसी चीज़ का बेस ही नहीं बनता। अगर वो वोटर ही नहीं है तो वो ना लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है, वो राज्यसभा के लिए भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि पहले उसको वोटर तो बनना पड़ेगा ना, वो मतदाता बने पहले, फिर जाके वो किसी चीज़ में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इनको क्लियर समझा। वीडियो के को यहाँ तक देख लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइबर काफ़ी कम है और हमें आगे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है आपके साथ। तो बहुत सारा जो नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और लगातार हम कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।